एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्टेट 2020 सामाजिक विज्ञान के इस सीरीज़ के भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। ये इतिहास प्लस भूगोल 100 प्रश्न का ये वीडियो होने जा रहा है। इस सेशन में हम 100 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। वही 50 इतिहास के क्वेश्चन होंगे और 50 भूगोल के। तो इस सीरीज़ का ये पहला ऐसा सेशन है जिसमें 100 प्रश्न होंगे, वो भी इतिहास प्लस भूगोल दोनों एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 5 का अपना ये सीरीज़ का वीडियो। ये स्टेट 2020 यानी 9 से 21 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए है, सामाजिक विज्ञान का सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का वीडियो जिसमें हम 100 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एग्ज़ाम द्वार चैनल को। यहाँ आपको आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, सीटेट, स्टेट सभी की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये 100 क्वेश्चन का आज का पहला सेशन का पहला क्वेश्चन के साथ। ये इतिहास का पहले इतिहास का 50 प्रश्न होंगे इसमें। तो पहले देखते हैं इतिहास का वो 50 प्रश्न। शुरू करते हैं पहले के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 असहनीय कानून कब पारित हुए थे? और इसके ऑप्शन है 1770 ईस्वी, 1772 ईस्वी, 1774 ईस्वी या 1776 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1774 ईस्वी में 5 असहनीय कानून पारित किया गया था। कब? 1774 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 असहनीय कानूनों को किसने पारित करवाया? और जो अब ये क्वेश्चन है, जो 5 असहनीय कानून 1774 में पारित हुए थे, इसको किसने पारित करवाया था? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थ, ग्रेनविले, बरापिट या रॉकिंघम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 का ए, लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने 5 असहनीय कानून पारित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? और इसके ऑप्शन है 1768 में, 1770 में, 1772 ईस्वी में या 1773 में। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? और इसका ऑप्शन है 1772 ईस्वी, 1774 ईस्वी, 1775 ईस्वी या 1776 ईस्वी। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1774 ईस्वी। 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ था? और इसका ऑप्शन है 1780 ईस्वी, 1781 ईस्वी, 1783 ईस्वी या 1785 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1783 ईस्वी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1783 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, फ्रांस या इटली। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस की क्रांति में सहायक सिद्ध हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का पता किसने लगाया? और इसके ऑप्शन है मैगलन, वास्को डी गामा, कोलंबस या रेले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलंबस। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि ये 100 क्वेश्चन का सीरीज, ये 100 क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। इसमें 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 50 इतिहास के हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर 50 भूगोल का करेंगे। फिर आने वाले वीडियो में हम 50 नागरिक शास्त्र करेंगे और 50 अर्थशास्त्र करेंगे। वो भी 100 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा इधर लगातार। तो आप वीडियो लगातार देखें और पूरा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? सेनापति कौन था मतलब? तो ऑप्शन है जेफरसन, वाशिंगटन, रॉकिंघम या कॉर्नवालिस। और इसका सही आंसर होगा 8 का ऑप्शन बी, वाशिंगटन। वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जॉर्ज वाशिंगटन थे नायक, जो फिर बाद में राष्ट्रपति बने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ था?
और इसका ऑप्शन है 1750 में, 1651 में, 1752 में या 1665 में। और इसका सही आंसर होगा 1651। तो 1651 में नेविगेशन एक्ट पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1776, 1789, 1776, ये डबल है 1776, 1832। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789, यानी ऑप्शन बी 1789, 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? और इसके ऑप्शन है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकरण वर्धन या बलवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभाकरण वर्धन था थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक। कौन? प्रभाकरण वर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन है योगी का, रुद्र का, पशुपति का या महेश्वर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्र का। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है रुद्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसके ऑप्शन है वैशाली में, बोधगया में, सारनाथ में या कपिलवस्तु में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोधगया में। भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 200 एडी में, 78 एडी में, 70 एडी में या 75 एडी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 78 एडी में। 78 एडी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किसका मंत्री था? ऑप्शन है हर्षवर्धन का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का या अशोक का। तो सही आंसर क्या होगा? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। तो 15 का ऑप्शन सी सही होगा। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था या मंत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 राजपूत काल के लिए प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? और इसके ऑप्शन है पाली, संस्कृत, गुजराती या अपभ्रंश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा। दूसरा संस्कृत में और चौथा अपभ्रंश में। राजपूत काल के प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र ने ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो संस्कृत में की थी और अपभ्रंश में की थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है ये बताना है। देवगिरी रामदेव, वारंगल प्रताप रुद्रदेव, द्वार समुद्र वीर बल्लाल या चित्तौड़ हमीर। तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो देवगिरी रामदेव ये सही है, वारंगल प्रताप रुद्रदेव ये भी सही है, द्वार समुद्र वीर बल्लाल ये भी सही है, चित्तौड़ हमीर ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। कौन सम्मिलित नहीं थे मतलब ये सही होगा, ये गलत है इसलिए ये सही होगा। 17 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता था? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, जौनपुर या मुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। पूर्व का सिराज कहकर भारत के जौनपुर को स्मरण किया जाता था। पूर्व का सिराज जौनपुर। राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया किसने कराया था? ऑप्शन है फिरोज तुगलक ने, जैनुल आबेदीन ने, अकबर ने या दारा शिकोह ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जैनुल आबेदीन ने राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था। किसने? जैनुल आबेदीन ने। 20 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था? और इसके ऑप्शन है खजाइनुल फुतूह, फतवा ए जहानदारी, आलमगीर नामा या फतवा ए आलमगीरी। तो कौन सा ग्रंथ अरबी में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फतवा ए आलमगीरी
अरबी भाषा में लिखा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी और इसके ऑप्शन है मांडले में, सिंगापुर में, मिदनापुर में या कुआलालंपुर में। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। यहाँ भी एक प्रश्न छुपा हुआ है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन गया और अब इसका हम आंसर देखते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा जनजातीय विद्रोह बिहार प्रदेश के बाहर हुआ था? चुआरी आंदोलन, तमार विद्रोह, कोल विद्रोह या खेरवार विद्रोह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह बिहार प्रदेश के बाहर हुआ था। बाकी चुआरी विद्रोह, बाकी कौन सा? चुआरी आंदोलन, तमार विद्रोह, खेरवार विद्रोह, ये तीनों बिहार में हुए थे और ये उससे बाहर कोल विद्रोह बाहर हुआ था बिहार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23। किसका कथन है मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ? यह किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ? और इसके ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्रपाल या लोकमान्य तिलक। तो ये बात किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल ने ये शब्द कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है किसका कथन है? ये अभी 23 हमने ऊपर बात की, किसका कथन मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। चापलूसों का सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना की थी, किसने कहा था? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान ने, लाला लाजपत राय ने, लोकमान्य तिलक ने या अरविंद घोष ने? तो किसने कहा था चापलूसों का सम्मेलन? तो ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने चापलूसों का सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी नज़र में कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले थे? इसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल या भगत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की नज़र में कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले थे, लाला लाजपत राय के नज़र में। और इससे पहले क्वेश्चन क्या था आइए वो भी बता देता हूँ। चापलूसों का सम्मेलन ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक कांग्रेस के सम्मेलन को चापलूसों का सम्मेलन कहते थे, वहीं लाला लाजपत राय कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्टिल का पतन कब हुआ? और इसके ऑप्शन है 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789 या 27 अगस्त 1789। तो बास्टिल का पतन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 26 का सी, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का पतन हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ऑप्शन है सर्वसाधारण, किसान, पादरी या राजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पादरी। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? और इसके ऑप्शन है पादरी, राजा, कुलीन या मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे। प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे स्टेट में कुलीन। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? ये भी क्वेश्चन साथ में ही है। तृतीय स्टेट में कौन से लोग आते थे? तो ऑप्शन है दार्शनिक, कुलीन, पादरी या न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तृतीय स्टेट में दार्शनिक लोग आते थे। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन, तृतीय स्टेट में दार्शनिक लोग आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर क्या था? वैज्ञानिक, गणितज्ञ, लेखक या शिल्पकार? तो वोल्टेयर लेखक था। क्या था? वोल्टेयर लेखक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31।
रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है एक बार देखते हैं। इसके ऑप्शन है समाजवाद का, जनता की इच्छा का, शक्ति पृथक्करण का या निरंकुशता का। तो रूसो किसका समर्थक था? तो शक्ति पृथक्करण का। रूसो शक्ति पृथक्करण का समर्थक था। सॉरी 31 का आंसर डी हो जाएगा, निरंकुशता का। रूसो निरंकुशता का समर्थक था। 31 का ऑप्शन डी सही होगा, निरंकुशता का। रूसो निरंकुशता का समर्थक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? और इसके ऑप्शन है सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल या वृहत ज्ञानकोश। तो मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, वृहत ज्ञानकोश, ये पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? इसके ऑप्शन है नेपोलियन, लुई 16वां, लुई 14वां या मिराबियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का ऑप्शन सी, लुई 16वां था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जुलाई को, 14 जुलाई को, 27 अगस्त को या 31 जुलाई को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई। 14 जुलाई को ही बास्तिल का पतन हुआ था, 14 जुलाई 1789। इसी दिन फ्रांस को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बास्तिल का पतन भी 14 जुलाई 1789 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था? ऑप्शन है निरंकुश, संवैधानिक, प्रबुद्ध बिल या लोकतंत्रात्मक। तो फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था? तो ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश सही आंसर होगा। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था कौन सी भाषा में? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? दीपवंश, कर्पूमंजरी, जियोग्राफी या इंडिका। तो मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, इंडिका इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो इसका ऑप्शन है मालवा का, मगध का, कलिंग का या गांधार का। तो खारवेल कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग। खारवेल कलिंग के शासक थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन है हमारा। तोता मैना की कहानियों का फारसी में सबसे पहले अनुवाद किसने किया था? अमीर खुसरो ने, जिया नक्शबी ने, फैजी ने या बदायूनी ने। तो किसने किया था? जिया नक्शबी ने तोता मैना की कहानियों का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का फारसी में सबसे पहले अनुवाद किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, जैनुल आबेदीन ने या अकबर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जैनुल आबेदीन ने। महाभारत का फारसी में सबसे पहले अनुवाद जैनुल आबेदीन ने करवाया था। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने मराठों के राजनीतिक महत्व को सबसे पहले समझा और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया? और इसके ऑप्शन है अकबर,
जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने मराठों के राजनीतिक महत्व को सबसे पहले समझा, उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। कौन? जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? ऑप्शन है अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, औरंगजेब। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक औरंगजेब के शासनकाल में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राणा अकबर का समकालीन था? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह, राणा अमर सिंह या राणा राज सिंह? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह और तृतीय राणा अमर सिंह। ये तीनों, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह और राणा अमर सिंह, अकबर का समकालीन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, कौन था? ऑप्शन है समाजशास्त्र पर प्रकाशित पहला भारतीय ग्रंथ, समाजशास्त्र पर प्रथम शोध पत्रिका या सावरकर का छद्मनाम या श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका जो मासिक में आता था? क्या था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो क्या था ये? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका था। क्या? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, किसने किया? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, नरेंद्र गुंसाई, खुदीराम बोस, बारिंद्र सिंह या खुदीराम बोस, भूपेंद्र दत्त? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशमी पत्र षड्यंत्र का केंद्र था और इसके ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका या अफगानिस्तान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। रेशमी पत्र षड्यंत्र का केंद्र था अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49। नौजवान भारत सभा के मुख्य कार्यकर्ता थे, भगत सिंह, यशपाल, केदारनाथ सहगल या छबील दास? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भगत सिंह, यशपाल, केदारनाथ सहगल और छबील दास, ये सभी नौजवान भारत सभा के मुख्य कार्यकर्ता थे। चलिए देखते हैं आज का 50वां क्वेश्चन, ये इतिहास का अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। इसके बाद फिर इसी वीडियो में, इसी सेशन में हम 50 भूगोल के क्वेश्चन करेंगे। तो इतिहास का अपना 50वां क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बादरका उन्नाव उत्तर प्रदेश, भाओरा झाबुआ मध्य प्रदेश या लायलपुर पंजाब? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाओरा झाबुआ मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, झाबुआ के मध्य प्रदेश में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म। ये हमारा 50 क्वेश्चन था आज का इतिहास का। इतिहास का ये 50 क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं भूगोल का 50 क्वेश्चन। आप एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर भूगोल का अगला 51 क्वेश्चन के साथ, 51 नंबर के साथ आज का भूगोल का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत नहीं आता? और इसके ऑप्शन है यातायात के साधन, धरातलीय स्वरूप, खनिज या कल कारखाने? तो प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यातायात के साधन। यातायात के साधन प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये तीनों, धरातलीय स्वरूप, कल कारखाने, खनिज, ये सभी प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। तो 51 का क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। निम्नांकित कौन सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है? और इसके ऑप्शन है मिट्टी और पेड़ पौधे, भाषा और दर्शन, जलवायु या समुद्र तट?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा और दर्शन। भाषा और दर्शन सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन नदी पाकिस्तान के लिए वरदान है? नील नदी, राइन नदी, सिंधु नदी या काबुल नदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए वरदान है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसकी स्थिति द्वीपीय नहीं है? ऑप्शन है भारत, जापान, ग्रेट ब्रिटेन या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 54 का ऑप्शन ए, भारत। भारत की स्थिति द्वीपीय नहीं है, बाकी जापान, ग्रेट ब्रिटेन या न्यूजीलैंड ये सभी की स्थिति द्वीपीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन प्रदेश में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? लकड़ी काटना, पत्थर तोड़ना, खेती करना या खान खोदना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लकड़ी काटना। वन प्रदेश में लोगों का मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना है। अगला क्वेश्चन है, खनिज क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता है? ऑप्शन है खेती करना, व्यापार करना, खान खोदना या पशुपालन करना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खेती करना। तो खनिज क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय क्या है? खनिज क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खान खोदना। खनिज क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय क्या है? खान खोदना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। टुंडा प्रदेश में कौन पशु लोगों के जीवन का आधार है? टुंडा प्रदेश में कौन सा पशु लोगों के जीवन का आधार है? भेड़, रेनडियर, गाय या बकरी? तो टुंडा प्रदेश में ऑप्शन बी, रेनडियर ये लोगों के जीवन का आधार है। कौन सा? रेनडियर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 58। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है मानसून प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश या पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मानसून प्रदेश। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश मानसून प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन सेम हो गया, रिपीट हो गया। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मानसून प्रदेश। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। विषुवतीय प्रदेश में वार्षिक तापांतर कितना मिलता है? और इसके ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विषुवतीय प्रदेश में वार्षिक तापांतर 2 डिग्री सेल्सियस मिलता है। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, माना किस प्रदेश में मूसलाधार वृष्टि होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश में, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में या शीतोष्ण तीक्ष्ण प्रदेश में? तो किस प्रदेश में मूसलाधार वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, विषुवतीय प्रदेश में मूसलाधार वर्षा होती है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश या मानसून प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विषुवतीय प्रदेश। अमेजन बेसिन विषुवतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? ऑप्शन है गर्मी में, जाड़े में, सालों भर या कभी नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सालों भर। विषुवतीय प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है। सिलवा वन कहाँ मिलते हैं? और इसके ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश में, मानसून प्रदेश में, भूमध्यसागरीय प्रदेश में या प्रेयरी प्रदेश में? तो सिलवा वन ऑप्शन ए, विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं। 63 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? शीतोष्ण तृणभूमि, विषुवतीय प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश या ताइगा प्रदेश में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विषुवतीय प्रदेश। रबर विषुवतीय प्रदेश की उपज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विषुवतीय प्रदेश में पूरे वर्ष का औसत तापमान कितना रहा करता है?
ऑप्शन है 20 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश में पूरे वर्ष का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? और इसके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना या गोदावरी। तो सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित नदी है यमुना नदी। ये यमुना नदी सबसे गंदा और सबसे प्रदूषित नदी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? जल से होने वाला रोग कौन सा है? नेत्र श्लेष्मा शोथ, अतिसार, श्वसन संक्रमण या श्वासनली शोथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिसार। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा किस कारण होता है? तो वायु प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियाँ या वायु प्रदूषण के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। गरीबी का सबसे कम अनुपात जम्मू कश्मीर में है। अब देखते हैं 71 यानी 71 नंबर क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है 2001 की कुल जनसंख्या में गरीबी का अनुपात कितने प्रतिशत था? और इसके ऑप्शन है 28%, 26%, 27.1% या 23.6%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1938, 1948, 1928 या 1930। तो इसका गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन में अभाव के किन पक्षों की ओर ध्यान दिया जाता है? और इसके ऑप्शन है दीर्घजीविता, ज्ञान, अच्छा जीवन स्तर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दीर्घजीविता, ज्ञान और अच्छा जीवन। मानव जीवन में अभाव के किन पक्षों पर ध्यान दिया जाता है? तो इन सभी पर ध्यान दिया जाता है, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 73 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 2001 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? ऑप्शन है 469 ग्राम, 417 ग्राम, 420 ग्राम या 380 ग्राम। तो 2001 की जनगणना के अनुसार खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 469 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर। बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग हैं? ऑप्शन है 30%, 40% से अधिक, 30 और 40% के मध्य या 50%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 40% से अधिक लोग हैं जो बिहार में गरीबी रेखा के नीचे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संसाधन नहीं है? वन, भूकंप, मानव और उनके कार्य या खनिज। तो कौन सा संसाधन नहीं है? भूकंप। भूकंप संसाधन नहीं है। हवा को किस प्रकार का संसाधन कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन, सामान्य संसाधन, विरल संसाधन या सर्वसुलभ संसाधन। तो हवा को
सर्वसुलभ संसाधन कहेंगे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संसाधन से किसी वस्तु का बोध होता है, किसी कार्य का बोध होता है, वस्तु और उसे उपयोगी बनाने के लिए किए गए कार्यों का बोध होता है, या धन दौलत का बोध होता है। तो संसाधन से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वस्तु और उसे उपयोगी बनाने के लिए किए गए कार्यों का बोध होता है। तो 78 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय संसाधन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवार की संपत्ति, सैन्य शक्ति या शिक्षा का प्रसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवार की संपत्ति राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। शीतोष्ण क्षेत्र के वन क्या कहलाते हैं? पर्णपाती वन, मानसून वन, कोनधारी वन या कंटीले वन। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोनधारी वन। शीतोष्ण क्षेत्र के वन कोनधारी वन कहलाते हैं। चलिए अब 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जैतून और कॉर्क ओक किन वनों के प्रमुख पेड़ है? कोनधारी वन के, विषुवतीय वन के या भूमध्यसागरीय वन के या मानसून वन के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्यसागरीय वन के प्रमुख पेड़ है। कौन सा? जैतून और कॉर्क ओन। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नांकित कौन मानसून वन का विशिष्ट पेड़ है? रबर, सखुआ, स्प्रूस या मानसून वन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सखुआ। सखुआ मानसून वन का विशिष्ट पेड़ है। आपको मैं बता दूं कि सामाजिक विज्ञान का ये सेशन चल रहा है, इसमें इतिहास प्लस भूगोल का ये 50-50 क्वेश्चन का ये सेशन चल रहा है। इसमें 100 क्वेश्चन है, 50 इतिहास से और 50 भूगोल से। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। साथ ही CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सीरीज भी चल रहा है, उसके 12 भाग आ चुके हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें, स्टेट स्पेशल के लिए चलाया जा रहा है। उस सीरीज में जितने भी वीडियो 12 भाग आ चुके हैं उन सभी में वो क्वेश्चन कराए गए हैं जो स्टेट यूपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, किसी भी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो सभी क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप CDP का वो सीरीज भी देखें, साथ ही स्टेट का सीरीज, स्टेट सामाजिक विज्ञान का सीरीज देखें। साथ ही आप एग्जाम द्वारा छोटे मैथ, GK, रीजनिंग सभी देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 83 नंबर। किन वनों के पेड़ के आकार छोटे मिलते हैं? और इसकी ऑप्शन है भूमध्यसागरीय वन, विषुवतीय वन, ताइगा वन या मानसून वन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्यसागरीय वन। भूमध्यसागरीय वन के पेड़ के आकार छोटे मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या? वनों पर आधारित कौन उद्योग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन है प्लास्टिक उद्योग, कागज उद्योग, रेशम उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, कागज उद्योग। वनों पर आधारित कागज उद्योग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वनों का सर्वाधिक उपयोग किस देश में हुआ है? ऑप्शन है जर्मनी में, रूस में, ब्राज़ील में या फ्रांस में। तो किस देश में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, रूस में। वनों का सर्वाधिक उपयोग रूस में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। मछली किस प्रकार के समुद्र में पकड़ी जाती है? गहरे, छिछले, स्थल से गिरे या सब प्रकार के समुद्रों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छिछले। मछली छिछले प्रकार के समुद्र में पकड़ी जाती है। चलिए अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था छिछले, मछली किस प्रकार के समुद्र में पकड़ी जाती है? तो छिछले। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर। मछली के विश्व व्यापार में किससे बड़ी मदद मिली है? पतनों के विकास से, प्रशीतन की व्यवस्था से, यंत्र चालित जहाज़ों के निर्माण से या समुद्री यातायात से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशीतन की व्यवस्था से। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन है। सबसे अधिक मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है?
उत्तरी प्रशांत के तटीय क्षेत्रों में, पेरू तट पर, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में। और इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तरी प्रशांत के तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ सबसे अधिक पकड़ी जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, प्लैंकटन क्या है? एक समुद्री प्राणी है, मछली की एक किस्म है, मत्स्य आहार है या एक खनिज है? तो क्या है? मत्स्य आहार, यानी प्लैंकटन क्या है? मत्स्य आहार यानी मछली की खाने वाली चीज़ है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन यानी 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या मालागासी के निकट? तो डॉगर बैंक कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या चक्रीय संसाधन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चक्रीय संसाधन। जल को हम संरक्षित कर सकते हैं, फिर उसे रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो चक्रीय संसाधन है हमारा जल। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग्य भौम जल संसाधन है? ऑप्शन है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या गोदावरी नदी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? और इसके ऑप्शन है 2000 घन किलोमीटर, 4000 घन किलोमीटर, 3000 या 5000? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उद्योग यानी प्रतिशत में इसके कुल भौम जल का संभाव्य से ज़्यादा है? संभावना से ज़्यादा कितना है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अगला हमारा क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में है? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या इनमें से किसी में नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंचाई में। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात सिंचाई में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल आपूर्णीय भौम जल क्षमता कितनी है? और इसके ऑप्शन है 43.39 अरब घन मीटर, 433.9 घन मीटर, 433.01 घन मीटर या 4.331 अरब घन मीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 433.9 अरब घन मीटर आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 97, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? सोन नदी पे, महानदी पे, सुवर्ण रेखा पे या कोसी नदी पे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध महानदी पे बना है। 98 नंबर क्वेश्चन है, 1999 से 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? और इसके ऑप्शन है 84.7 करोड़, 847 करोड़, 8.47 करोड़ या 7.84 करोड़? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 8.47 करोड़ 1999 से 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र था। चलिए अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक उपयोग जल क्षमता वाली नदी है? कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक उपयोग किया जाता है जिसके जल का? सिंधु नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी के जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है भारत में। अब हमारा 100वां नंबर क्वेश्चन है, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन इसमें से हमने किए इतिहास के, और ये लास्ट के 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं भूगोल के। टोटल भूगोल प्लस इतिहास मिलाकर 100 क्वेश्चन का ये सेशन चल रहा है।
चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? अलवणीय, लवणीय, पृष्ठीय या वायुमंडलीय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अलवणीय। वर्षा से जो जल हमें प्राप्त होता है वो अलवणीय होता है। इसी अंतिम क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये सेशन का 100 प्रश्न का सीरीज 100 प्रश्न का वीडियो समाप्त होता है। इस सेशन में हमने 100 प्रश्न किए, 50 भूगोल के प्लस 50 इतिहास के, ये मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन का है। आपको बता दें कि स्टेट का 2020 के CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज 12 आ चुका है CDP का, वो आप एग्जाम द्वारा चैनल पे जरूर देखें। उसमें वो प्रश्न कराए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, क्योंकि ये 100 प्रश्न का महत्वपूर्ण सेशन है। सब्सक्राइब कर ले और चैनल को बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के भी वीडियो देख सकते हैं। सभी का वीडियो उपलब्ध है और सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।